हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज दोस्तों हम इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, पीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, पटवारी, दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यदि आपके एग्ज़ाम में जो सिलेबस है उसमें यदि हिस्ट्री का सेक्शन है, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उन्हीं अच्छे लेवल में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए चुनकर लाए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आपको वो टॉप 25 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपको अपना आंसर उसमें पिक करना है। और दोस्तों लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर क्या है वो आपको ज़रूर शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, आपको भूलना नहीं है, आपको अपना सभी आंसर्स आपको पिक करने हैं सभी क्वेश्चंस के, और लास्ट में उनको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इसके जो ऑप्शन आपके पास, मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था, कई अनाज की खेती, कृषि आधारित समाज, या फिर वेतन की अधिकता। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, वेतन की अधिकता। आपसे पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में वेतन की अधिकता का कोई भी साक्ष्य नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यह आंसर आपका सही होगा क्योंकि यह गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द वेदों और वेदाओं की शाखाओं, दोस्तों कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास, ए शाखा, बी चरण, सी रथ और डी यज्ञ। दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चरण। दोस्तों वेदों और वेदाओं की जो शाखाएं होती थी उनको सिखाने के लिए जो विद्यालय खोले जाते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको चरण बोला जाता था। ठीक है, जैसे अभी आज की डेट में क्या बोलते हैं, क्लास वगैरह बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें पहले चरण के रूप में बोली जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की है? दोस्तों आपसे पूछा है कि प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की है। तो 4 ऑप्शन आपके पास, ए पिंगल, बी यास्क, सी वररुचि और डी शौनक। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, वररुचि। दोस्तों वररुचि ने ही प्राकृत प्रकाश की रचना की है। ठीक है, तो आपको अपना आंसर पिक करके रखना है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों मेगास्थनीज ने जो कथन कहे हैं उनमें से कौन सा सत्य नहीं आपको बताना है। पहला, भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा और लोहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है। तीसरा है, भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। और चौथा है, डायनासोर्स ने भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों इनमें जो आपका राइट आंसर है वह भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। दोस्तों यह गलत है, क्योंकि भारत में उस टाइम पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, बल्कि वहाँ पर जो समस्याएं थी वह प्रचुर वर्षा, जो प्रचुर बारिश के जो कारण थे वही उनकी जो एक मेन समस्या थी। बाकी अकाल की समस्या उस टाइम पर कभी नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? दोस्तों निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस भी ग्रीक विद्वान ने लिखा है? तो 4 ऑप्शनों के पास, ए हीरोडोटस, बी स्टेसियस, सी साइलैक्स, डी है हिप्पलस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, साइलैक्स। दोस्तों साइलैक्स ने ही भारत के बारे में सबसे पहले लिखा है। दोस्तों ग्रीक लेखों के अनुसार पता चला है कि साइलैक्स ही सबसे पहले भारत आया था और उसे राजा दौरियस ने भेजा था। राजा दौरियस का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? दोस्तों नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? तो 4 ऑप्शन के पास, ए भारत, बी म्यांमार, सी चीन, डी मिस्र। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत। दोस्तों भारत का ही
पुराना नाम है नाभि वर्ष। दोस्तों जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, उनके जो पिताजी का नाम था राजा नाभि, और उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा था भारत का नाभि वर्ष। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत का जो पुराना नाम है वह है नाभि वर्ष। किस देश का ऐतिहासिक नाम है तो वह है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। दोस्तों आपको दोनों में से कौन सा कथन सही है या गलत है आपको बताना है, तो आपको दोनों पढ़ने हैं दोनों पॉइंट। पहला, अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। दोस्तों अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। और दूसरा है, कराइकल अम्मयार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। दोस्तों कराइकल अम्मयार। ठीक है, तो इनमें जो आपके पास ऑप्शन है वह इनमें से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सी है यहाँ पे आपका राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों ही वाक्य आपके सत्य हैं। दोस्तों अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से ही गाई जाती थी, और कराइकल अम्मयार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामात्य नियुक्त किए थे। दोस्तों आपको बताना है कि किस भारतीय राजा ने धर्म महामात्य नियुक्त किए थे। तो चार ऑप्शन आपके पास, ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए अशोक। दोस्तों अशोक ने ही धर्म महामात्य नियुक्त किए थे। दोस्तों अशोक ने अपने धर्म या धर्म प्रचार के लिए महामात्य की नियुक्ति की थी जो उसके धर्म का प्रचार करते थे, और इसकी जो जानकारी मिलती है दोस्तों वह अशोक के शिलालेखों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अशोक ने धर्म महामात्य नियुक्त किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे। चार ऑप्शन के पास, ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ या फिर महावीर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अरिष्टनेमी। दोस्तों अरिष्टनेमी ही 22वें तीर्थकर थे। दोस्तों इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। आपको याद रखना है दोस्तों ऋग्वेद में जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव और 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी, इन दोनों का नाम जो है आपके ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें जो पहले तीर्थकर थे वह ऋषभदेव, 22वें थे अरिष्टनेमी, और जो पार्श्वनाथ थे दोस्तों वह 23वें थे, और 24वें थे महावीर स्वामी। तो आपको याद रखना है क्योंकि ये चारों ही इंपॉर्टेंट है और चारों से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मात्रनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों मात्रनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन के पास, ए मौर्य, बी गुप्त, सी सातवाहन और डी कण्व। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी सातवाहन। दोस्तों मात्रनामा सातवाहन वंश के द्वारा ही शुरू किया गया था। अब मात्रनामा क्या है दोस्तों, मात्रनामा में माता का नाम आगे लिखने की जो प्रथा कहलाती थी। जैसे आपने देखा होगा सातवाहन के वंश के प्रभावशाली बहुत सारे शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने अपनी माँ का नाम अपने से पहले लिखा। जैसे सातकर्णी की माता का नाम था दोस्तों गौतमी, तो इन्होंने अपना नाम रखा गौतमी पुत्र सातकर्णी। यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि सातकर्णी का संबंध किस वंश से था। दोस्तों वह सातवाहन वंश से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन के पास, ए चोरी, बी हत्या, सी गाली गलौच और डी राजद्रोह। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए चोरी। दोस्तों मनु ने किस अपराध के लिए, तो वह चोरी अपराध के लिए ब्राह्मणों को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा है। दोस्तों मनु ने मनुस्मृति की रचना की है और मनुस्मृति में ही यह बात कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है। दोस्तों राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे। तो चार ऑप्शनों के पास, ए मनु, बी गौतम, सी याज्ञवल्क्य और डी है व्यास। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है
वह है ऑप्शन नंबर बी गौतम। दोस्तों गौतम ऋषि ने ही कहा है कि राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है। ठीक है दोस्तों, जो गौतम ऋषि है इन्होंने लिखा है गौतम धर्मसूत्र और उसी में यह बात कही गई है। दोस्तों गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म के 4 पवित्र जो धर्मसूत्र हैं उनमें से एक है और सबसे पुराना, प्रामाणिक और श्रेष्ठ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है गौतम धर्मसूत्र लिखा है गौतम ऋषि ने और उसमें बोला गया है राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? दोस्तों किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? तो 4 ऑप्शनों के पास ए राजराज, बी राजेंद्र चोल प्रथम, सी है राजेंद्र चोल द्वितीय और डी है राजराज द्वितीय। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजराज प्रथम। दोस्तों राजराज प्रथम है जो चोल वंश का प्रमुख राजा था। इसकी दोस्तों सेना थी जो आपकी 12,000 थी। इसकी जो समुद्री सेना थी दोस्तों 12,000 थी और इसी सेना के बलबूते इसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी जो समुद्री शक्ति था उसका परिचय दिया था। तो दोस्तों इसने मालदीव के साथ साथ इसने श्रीलंका को भी जीता था और इसने भारत में दोस्तों कलिंग वाले क्षेत्र को भी जीता था, कलिंग वाले। ठीक है, तो इसने कलिंग वाले क्षेत्र को भी जीता था। और जो दोस्तों चोल वंश की बात करें तो यह 3री शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला दोस्तों एक बहुत ही प्रमुख वंश था, चोल वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पद्रुम की रचना किसने की? दोस्तों कल्पद्रुम की रचना किसने की? ऑप्शनों के पास ए कालिदास, बी लक्ष्मीधर, सी सर्वेश, डी है सदल मिश्र। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीधर। दोस्तों लक्ष्मीधर ने ही कल्पद्रुम की रचना की है। अब लक्ष्मीधर कौन है? दोस्तों लक्ष्मीधर गढ़वाल वंश का एक मंत्री था। दोस्तों गढ़वाल वंश है जो वह कन्नौज का एक राजपूत क्षत्रिय वंश था, कन्नौज जो कि यूपी वाले क्षेत्र में है। दोस्तों कन्नौज में ही त्रिपक्षीय युद्ध हुआ कन्नौज के लिए, तो आपको याद रखना है कन्नौज बहुत ही फेमस हुआ था। दोस्तों बात करें कन्नौज की तो यहाँ पे जो गढ़वाल वंश था इसका एक महान शासक हुआ गोविंद चंद। गोविंद चंद दोस्तों इसका महान शासक था और इसका जो अंतिम शासक था दोस्तों वह जयचंद था, जिसको दोस्तों मोहम्मद गौरी ने 1194 के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में इसने जयचंद को हरा दिया था। असल में दोस्तों जयचंद ने उसकी सहायता की थी 1192 में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराने में और बाद में उसने ही इसको हरा दिया था। मोहम्मद गौरी ने ही जयचंद को 1194 के युद्ध में हरा दिया था जो कि हुआ था चंदावर का, और वह चंदावर के युद्ध के नाम से फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? दोस्तों अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ऑप्शन आपके पास ए जेम्स प्रिंसेप, बी मैक्स मुलर, सी कर्निंघम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों अशोक के जो ब्राह्मी शिलालेख थे उनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था और दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले ब्राह्मी जो लिपि थी उसको पढ़ा था। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है जेम्स प्रिंसेप। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हैं तो आपको इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 4 ऑप्शन के पास ए गंगा घाटी, बी जमुना घाटी, सी वेलन घाटी और डी है हिमालय की घाटी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी बेलन की घाटी। दोस्तों बेलन की घाटी जो आपके यूपी में इलाहाबाद वाले क्षेत्र में, और यहीं से ही चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? दोस्तों अग्नि वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शनों के पास ए है मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी है लोथल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी कालीबंगन। दोस्तों कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थान था और यहाँ से दोस्तों ऊँटों की हड्डियाँ, अग्नि वेदिकाएँ, जुते हुए खेत आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको नाम याद रखना है कालीबंगन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यह राजस्थान में है। अभी नेक्स्ट है पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत्त। दोस्तों निगंठना निपुत्त किसे कहा गया है पाली ग्रंथों में? ऑप्शन है अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और डी है महावीर स्वामी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर
डी महावीर स्वामी। दोस्तों महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है और यह उसके 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे, आपको याद रखना दोस्तों, इसमें अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? दोस्तों किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? तो ऑप्शन आपके पास ए सिरगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है समुद्रगुप्त। दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। दोस्तों अब ये क्यों कहा जाता था? दोस्तों जो समुद्रगुप्त है वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी वह लिच्छवियों की राजकुमारी थी, लिच्छवियों की राजकुमारी। दोस्तों इसी कारण से वही लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को, क्योंकि इसकी जो माँ थी वह लिच्छवियों की पुत्री थी। तो लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है दोस्तों लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र, इसलिए दोस्तों समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? दोस्तों मौर्य काल के टाइम पर राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? ऑप्शन आपके पास सन्निधात्री, प्रदेश संहर्ता या फिर सेनापति। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी संहर्ता। दोस्तों संहर्ता ही राजस्व की वसूली करता था, इसका यही काम था दोस्तों राजस्व की वसूली करना। ठीक है, पूरे राज्य में यह राजस्व की वसूली करता था। दोस्तों उस टाइम पर जो राजस्व का प्रमुख स्रोत था वह ओनली कृषि था। ठीक है, प्रमुख स्रोत दोस्तों वह कृषि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन है ए माल सस्ता हो गया, बी स्वर्ण खनन रोक दिया गया था, मंदी की अवस्था हो गई या फिर डी है व्यापार में गिरावट आई थी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी व्यापार में गिरावट आई थी। दोस्तों गुप्त काल के जो सिक्कों का कम होना और गुप्त काल के बाद सिक्कों में अकाल पड़ जाना वह सिर्फ व्यापार में गिरावट आई थी, यही इसका एक कारण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अष्टम स्थान कौन सा नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से अष्टम स्थान कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन के पास ए लुम्बिनी, बी राजगृह, सी कुशीनगर, डी है तक्षशिला। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। दोस्तों बात करें अष्टम स्थान की तो महात्मा बुद्ध से जो जुड़े स्थान थे 8 स्थान, उनको ही अष्टम स्थान बोला जाता था, जो कि हैं दोस्तों लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगृह और वैशाली। दोस्तों नाम याद रखने आपको, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली। दोस्तों इन्हीं को ही अष्टम स्थान बोला जाता था, जिनमें तक्षशिला शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? तो 4 ऑप्शन के पास ए अशोक, बी कालाशोक, सी कनिष्क और डी है अजातशत्रु। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए अशोक। दोस्तों जो थर्ड हुई थी संगीति, बौद्ध संगीति, वह अशोक के टाइम पीरियड पे हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्य, वही थर्ड संगीति के अध्यक्ष थे। ठीक है, पाटलिपुत्र का जो अभी नाम है वह पटना है दोस्तों, जिसको उदयन ने बसाया था। उदयन हर्यक वंश का शासक था उदयन। ठीक है, और उन्हीं के पिताजी थे अजातशत्रु, जिनके टाइम पीरियड पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ? दोस्तों गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन आपके पास 30, 35, 42, 38। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। दोस्तों गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में एक वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, बट वृक्ष। ठीक है, बट वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था 35 वर्ष की आयु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों गौतम बुद्ध के एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन के पास ए राहुल, बी रोहित, सी चन्ना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए राहुल। दोस्तों उनके एकमात्र पुत्र का नाम था राहुल और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। दोस्तों राहुल का जन्म हुआ था 534 ईस्वी में। ठीक है,
दोस्तों गौतम बुद्ध के जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना, और इनके जो घोड़े का नाम था कंठक, इनके घोड़े का नाम था, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये रहे आज के हिस्ट्री के आपके टॉप 25 क्वेश्चंस। आई होप कि आपने पूरा वीडियो लास्ट तक अंत तक देखा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।